तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो बच्चों, दूसरी बात आपसे ये कहनी थी, मेहनत करना आपके हाथों में है। ज्यादा मेहनत करेगा वो उतनी अच्छी परसेंटेज लाएगा, अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। मेहनत करना आप लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का एक महत्व होता है। जो एक नंबर है वो आपको इसी बोर्ड एग्जाम को पास भी करा सकता है, जो एक नंबर है वो आपको इसी बोर्ड एग्जाम से फिर दोबारा बैठा जा सकता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो तो पास होगा ही होगा। तो इसीलिए ईमानदारी से मेहनत करिए। ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कोई भी आपको नहीं रोक सकेगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा भौतिक कारक। देखो बच्चों, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये तीन भागों में बटे हैं। एक है भौतिक कारक, एक है आर्थिक कारक, एक है राजनीतिक कारक। हम आज भौतिक कारकों को देखने वाले हैं, क्योंकि जो भौतिक कारक ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा है। तो पहले हम वीडियो के आज के वीडियो में हम भौतिक कारक ही देखने वाले हैं। वीडियो के भाग 2 में हम आर्थिक कारक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक दोनों देखेंगे और इस टॉपिक को वहां पर खत्म करेंगे। भौतिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। भौतिक कारक में है भू आकृति। यहाँ पर कुछ मार्कर लगे हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, चलता है, मैं बताऊंगा आपको पढ़ के। पहली है भू आकृति। भू आकृति मतलब भूमि की आकृति, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, पहली है भू आकृति। भू आकृति मतलब होती है भूमि की आकृति। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, जहां पर भूमि की आकृति अच्छी होगी, यहाँ पर भूमि की आकृति अच्छी होगी, वहां पर अधिक लोग मतलब निवास करने या बसने के लिए पसंद करेंगे, अधिक लोग वहां पर बसाव करेंगे। तो इसलिए पहला कार्य है भू आकृति। उच्चावच का संबंध धरातल की बनावट से है। धरातल पर पर्वत, पठार, मैदानी, नदी, घाटियां विद्यमान होती हैं, जो लोगों को बसने के लिए प्रभावित करती हैं। उससे नीचे है पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहां की धरातल समतल नहीं होता है। जल का अभाव या भूमिगत जल को नीचे होना, यातायात संचार सुविधा का विकास करना काफी कठिन होता है। भोजन के लिए कृषि कार्य करना काफी कठिन होता है। यानी ये यहाँ पर भूमि की बनावट अच्छी नहीं होगी, जहां पर भूमि की आकृति अच्छी नहीं होगी, वहां पर कृषि का कार्य करना भी बहुत कठिन हो जाता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में उपयुक्त सुविधा विकसित होती हैं, जिसके कारण लोगों का बसाव अधिक होता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज, काली मिट्टी होने के कारण कुछ क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। यानी पठारी क्षेत्रों में खनिज और जो काली मिट्टी है वो अधिक होती है, इसी कारण वहां जनसंख्या जो है ज्यादा पाई जाती है। वह मैदानी क्षेत्रों में उपयुक्त सुविधा विकसित होती है, जिसके कारण लोगों का बसाव अधिक देखा जाता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज, काली मिट्टी होने के कारण कुछ क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसी प्रकार भू आकृति हमने देख लिया, उसी प्रकार दूसरा है भी जल की उपलब्धता। यानी कोई भी व्यक्ति वहां ज्यादा बसता है, यानी वहां निवास ज्यादा करता है जहां उसको उसके उपयोग के योग्य पानी मिल जाए, जल मिल जाए, वहां ज्यादा बसाव करता है। तो जल की उपलब्धता, जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति वहां ज्यादा निवास करेगा जहां उसको जल की उपलब्धता मिल जाएगी, उसके उपयोग योग्य जल मिल जाएगा। तो जल को देखते हैं हम। सुगमता से जल उपलब्धता वाले क्षेत्र प्राचीन काल से ही लोगों के पसंदीदा वाले क्षेत्र रहे हैं। यानी जो जल वाला क्षेत्र है, जहां पर जल काफी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, वो प्राचीन काल से लोगों का पसंदीदा वाले क्षेत्र रहा है, क्योंकि जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ कृषि और पशुओं के लिए भी
के लिए, उद्योगों के लिए विशाल मात्रा में उपयुक्त किया जाता है। यानी जल जो है वो पीने, नहाने और खाने के साथ साथ पशुओं के लिए और कृषि के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। इससे हम कृषि भी कर सकते हैं। उसी प्रकार नीचे लिखते हैं, अंततः जहां जल सुगमता से उपलब्ध होते हैं वहां लोग बसना पसंद करते हैं। यानी जहां पर जल अच्छी मात्रा में मिल जाती है वहां लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। इसी कारण से नदी घाटियों में जनसंख्या प्राचीन काल से ही बसी या रहती है। यानी जो नदी घाटियां हैं वहां पर जो जनसंख्या है वो प्राचीन काल से ही बसी या रहती है। वर्तमान समय में भी जितने बड़े बड़े नगर महानगर बसे हुए हैं वो किसी न किसी जल स्रोत के निकट ही हैं। यानी वर्तमान समय में आज जितने भी महानगर बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जल के निकट ही हैं। उस प्रकार इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुगम नहीं होती वहां जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी जैसे देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में जल नहीं होता तो जाहिर सी बात है कोई भी कम से कम व्यक्ति वहां निवास करेंगे। तो इसी कारण ये कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। दूसरा कारक भी देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरा कारक, जलवायु। एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जलवायु। भौतिक कारकों में जलवायु की काफी महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो हमारे भौतिक कारक हैं जलवायु में से एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मानव के लिए अति उष्ण एवं अतिशीत जलवायु हितकर नहीं होते हैं। समशीतोष्ण और मानसूनी जलवायु लोगों को आकर्षित करता है, जिसके कारण लोग यहाँ अधिक संख्या में रहते हैं। यानी जलवायु का अर्थ है, देखो बच्चों, जलवायु का अर्थ है कोई भी व्यक्ति वहां रहना ज्यादा पसंद करेगा जहाँ की जलवायु अच्छी होती है। जलवायु मतलब अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर निवास कर रहा है, वहां अति ठंड है यानी बहुत ज्यादा ठंड है, वो वहां पर निवास नहीं कर पाएगा। और बहुत ज्यादा गर्मी है तब भी निवास नहीं कर पाएगा। यानी वहां की जलवायु जब ठीक ठाक होगी, यानी व्यक्ति उसे जब सहन कर पाएगा तो ही वहां रह पाएगा। यानी जलवायु जो एक व्यक्ति के रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार है विश्व में अधिकांश जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इत्यादि इन्हीं क्षेत्रों में बसे हैं। यानी विश्व में जो अधिकांश जनसंख्या है और क्या कहते हैं जलवायु के आधार पर चीन, भारत यानी ये इधर लिखे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया इत्यादि इन्हीं क्षेत्रों में बसे हैं। उसी प्रकार नीचे लिखा है इत्यादि वर्षा, हिमपात, तापमान वाले जलवायु मानव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी जहां पर अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान होती हैं, वो मानव के लिए असुविधाजनक होती हैं, जिसके कारण लोग इन क्षेत्रों में कम पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर बहुत वर्षा होती है तो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद ही नहीं करेंगे, तो वहां पर कम रहना पसंद करते हैं और लोग कम वितरण पाया जाता है और लोगों की जनसंख्या का कम वितरण पाया जाता है वहां पर जहां पर अति मतलब वर्षा ज्यादा होती है। उसी प्रकार फिर अगला कारक है हमारा मृदा। मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मृदा को देखते हैं अब हम। जैसे है मृदा अच्छी होगी तो कोई भी व्यक्ति कृषि के लिए कार्य कर सकते हैं, पशुओं को पाल सकते हैं, ऐसे अपने वो है उसे कर सकता है। यानी जो मृदा होती है ये भी एक व्यक्ति को जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे पढ़ते हैं। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर यानी कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है। इससे अनाजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। लोगों का मुख्य भोजन अनाज ही होता है। यानी जहाँ पर मृदा अच्छी होगी वहां पर अनाज उगेगा, जाहिर सी बात है। और जो अनाज है वो व्यक्ति का मुख्य भोजन है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो लोग इन क्षेत्रों में बसने के लिए चुने जाते हैं अतः लोग इन क्षेत्रों में बसने के लिए चुने जाते हैं। इसी कारण से उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाले नदी घाटी क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी जब मैंने आपको मृदा वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको बताया था जो जलोढ़ मृदा होती है वो काफी उपजाऊ होती हैं। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा ही उपजाऊ करती हैं, ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मृदा में ही होता है। तो जहाँ पर जलोढ़ मृदा होती है उस नदी घाटियों में लोग अधिक निवास करते हैं। उसी प्रकार इसके विपरीत कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों के अगर अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो
तो लोग ऐसे क्षेत्रों में ही नहीं बसना चाहते। यानी इसके विपरीत कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में अगर अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो, यानी अगर वहाँ की मृदा अच्छी है लेकिन अन्य कुछ साधन नहीं है, जैसे मृदा अच्छी है अब पानी की सुविधा नहीं है, तो लोग वहाँ भी निवास करना पसंद नहीं करते हैं, तो यही बसना नहीं चाहते हैं। तो आज हमारे जो भौतिक कारक हैं वो समाप्त होते हैं, फिर अगर हमने देख लिए हैं। इसी प्रकार हम वीडियो के अगले भाग में आर्थिक और जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक हैं उन्हें देखेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग मेहनत करिए। फिर आता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।